जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, उन सभी एग्ज़ामों के लिए हम लोग इसमें सामान्य ज्ञान को पढ़ने वाले हैं दोस्तों, जो कि इसमें एसएससी के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, उन सभी एग्ज़ामों के क्वेश्चन इसमें पूछे गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग सबसे पहले पाषाण काल से जितने भी क्वेश्चन एसएससी के सीजीएल में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं दोस्तों। आप यहाँ पे देख सकते हैं एसएससी सीजीएल टीयर सेकंड में 2023 का क्वेश्चन है। ये 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें क्वेश्चन नंबर पहला दिया गया है। पहला क्वेश्चन है कि भीमबेटका पूरा पाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, भारत के किस राज्य में स्थित है? तो भीमबेटका ये भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में है भीमबेटका। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा। तो भीमबेटका ये मध्य प्रदेश में है दोस्तों। इसके साथ-साथ हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन को भी देखेंगे, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन से भी क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इसके एक्सप्लेनेशन में दिए गए हैं। इसमें दिया गया है कि भीमबेटका पुरापाषाण काल का एक प्रसिद्ध स्थल है, जो भारत के मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में स्थित है। यहाँ के चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। इसकी खोज 1957 से लेकर के 58 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वांकाकर के द्वारा की गई थी। तो भीमबेटका की खोज किसके द्वारा किया गया था? तो डॉक्टर विष्णुधर वांकाकर के द्वारा किया गया था। ये 1957 से 58 में किया गया था। इसे वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया है। तो यूनेस्को द्वारा 2003 में भीमबेटका को विश्व धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है दोस्तों। फिर उसके बाद है क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर सेकंड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर सेकंड में कहा जा रहा है कि सेल्ट एक नवपाषाणिक कालीन है। तो सेल्ट एक नवपाषाणिक कालीन है। ये कब की है? तो ये क्या है? तो ये एक उपकरण है। सेल्ट क्या है? ये एक उपकरण है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। सेल्ट क्या है? एक उपकरण है। ये आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2022 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि सेल्ट एक नवपाषाणिक उपकरण है। पुरापाषाण काल के विपरीत इस अवधि में लोग पालिश किए गए पत्थर के औजार और कुल्हाड़ियों का उपयोग करना शुरू किया था, जिन्हें क्या कहा जाता था? उन्हें सेल्ट कहा जाता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर थर्ड है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर थर्ड कहा जा रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में जोरवे कल्चर एक चाल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल है। जोरवो कल्चर क्या है? तो ये एक चाल्कोलिथिक पुरातात्विक स्थल है, जो कि वर्तमान समय में निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो चाल्कोलिथिक ये किस राज्य में स्थित है? ये स्थित है महाराष्ट्र में स्थित है। महाराष्ट्र में चाल्कोलिथी स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है जो दोस्तों एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि जोरवे संस्कृति ताम्रपाषाणिक संस्कृति है। एम.एन. देशपांडे ने इस संस्कृति की खोज की थी। जोरवे महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर जिले में गोदावरी नदी की सहायक नदी, जो कि प्रवरा के तट पर स्थित है, एक गांव एवं पुरातात्विक स्थल है, जहां पर जोरवे संस्कृति जोरवे संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं। जोरवे संस्कृति का प्रमुख रूप से पश्चिम महाराष्ट्र में विकसित हुई है। जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन-कौन से हैं? तो जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल कौन-कौन से हैं? देखते हैं इसमें। इसमें दिया गया है जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं, चंदौली है, सोनगांव है, इमाम गांव है, जोरवे है, नासिक, दैमाबाद। ये सभी
जोरवे संस्कृति के प्रमुख स्थल हैं। जोरवे संस्कृति का समयकाल 1400 ईसा पूर्व से लेकर के 700 ईसा पूर्व तक माना जाता है। जोरवे संस्कृति का काल माना जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं। सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा स्थल हरियाणा में स्थित है। तो कौन सा हड़प्पा स्थल है जो कि हरियाणा में स्थित है? तो राखीगढ़ी। राखीगढ़ी ये कहाँ पे है? तो हरियाणा में है। लोथल ये कहाँ पे है? तो लोथल ये गुजरात में है। लोथल कहाँ है? गुजरात में है लोथल। ये जो कि बंदरगाह के लिए फेमस है लोथल। लोथल जो कि गुजरात में है, बंदरगाह के लिए फेमस है। तो हड़प्पा स्थल हरियाणा में कौन सा है? तो राखीगढ़ी ये जो कि हड़प्पा स्थल है, ये हरियाणा राज्य में स्थित। इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि हरियाणा के जिंद जिले में प्राचीन सरस्वती के तट पर स्थित राखीगढ़ी की खोज 1969 में सूरज भान ने की थी। यह हड़प्पा सभ्यता का सबसे विशाल नगर है। इस सभ्यता में मनकों को चिकना करने का घर्षण पत्थर, हाथी दांत, 12 सिंघा के सींग का मनका बनाने की कार्यशाला आदि यहाँ से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? तो राखीगढ़ी से प्राप्त हुआ है। ये जो कि हरियाणा में राखीगढ़ी पड़ता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है वैदिक सभ्यता। वैदिक सभ्यता से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनसे देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता में भारत जन के नाम पर इंडिया का नाम पड़ा है, जिसे भारत रखा गया है। निम्नलिखित में से किस वेद में इस जन का सर्वप्रथम उल्लेख हुआ है? तो भारत जन का सर्वप्रथम उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो ये हुआ है ऋग्वेद में। कहाँ पे हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। कहाँ पे हुआ है? तो ऋग्वेद में हुआ है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है। तो आप देख सकते हैं एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया है कि ऋग्वेद में सर्वप्रथम भरत जन का उल्लेख मिलता है, जिसके नाम पर इंडिया रखा गया है। भारत रखा गया है। ऋग्वेद प्राचीन वेद माना जाता है। ऋग्वेद जो है ये प्राचीनतम वेद है। इसमें कुल 10 मंडल हैं। कितने? 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं। इस वेद को पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहा जाता है? होत्र कहा जाता है। ऋग्वेद का पहला 10वां मंडल जो कि सबसे अंत में जोड़ा गया है। तो पहला मंडल और 10वां मंडल ये सबसे ऋग्वेद में सबसे अंत में जोड़ा गया है। 2 से लेकर के 7 तक, 2 से लेकर के 7 तक ये जो कि ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। 2 से लेकर के 7 तक ये ऋग्वेद के सबसे प्राचीन मंडल माने जाते हैं। और सबसे अंत में कौन सा मंडल जोड़ा गया है? तो पहला और 10वां मंडल ये सबसे अंत में जोड़ा गया है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 में कहा जा रहा है कि लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौरान मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्वी यूरोप में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से किस जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? तो कौन से जगह पे लोहे का इस्तेमाल होने लगा था? तो ये लोहे का इस्तेमाल कासा के जगह पे होने लगा था। कासा के जगह पे लोहे का इस्तेमाल होने लगा था दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है इसका एक्सप्लेनेशन दिया गया दोस्तों। आप ये देख सकते हैं एसएससी सीजीएल ये भी 2023 का क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है ये। इसमें दिया गया है कि लौह युग को यह नाम इसलिए दिया गया क्योंकि इस समय के दौर जो कि पूर्व, मध्य पूर्व और दक्षिण पूर्व यूरोपी में औजारों और हथियारों में मुख्य रूप से कांसा की जगह लोहे का इस्तेमाल होने लगा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 7वां है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस वेद में दशराग युद्ध 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है? तो कौन से वेद में है? तो ये ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख किया गया है। ये एसएससी सीजीएल 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि दशराज युद्ध जिसे 10 राजाओं का युद्ध कहा जाता है,
इसका वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह पुरुषड़ी नदी के किनारे पे लड़ा गया था। इसमें भरत जन के राजा सुदास ने 10 राजाओं के संघ को हराया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वें में कहा जा रहा है कि 4 वेदों में से किसमें बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र का संग्रह किया गया है? तो किसमें किया गया है? 4 वेदों में से अथर्ववेद में किया गया है। किसमें है? तो अथर्ववेद में जादू मंत्र और तंत्र का उल्लेख किया गया है अथर्ववेद में। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि 4 वेदों में से अथर्ववेद में बुरी आत्माओं और बीमारियों से बचने के लिए जादू मंत्र और तंत्र मंत्र का संग्रह है। अथर्वा ऋषि के द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000 पद्य हैं। 6000 पद्य हैं और 731 इसमें मंत्र हैं। ये किसके द्वारा रचित है? तो ये अथर्वा ऋषि के द्वारा इसकी रचना की गई है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 9 है कि आर्यों की प्रमुख यानी कि सामाजिक इकाई क्या थी? तो आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या है? तो जन होता है। आर्यों की प्रमुख सामाजिक इकाई क्या है? तो जन है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि आर्यों की प्रमुख यानी कि मुख्य सामाजिक इकाई जन थी। क्या थी? तो जन थी। आर्यों की प्रशासनिक इकाई को 5 भागों में अवरोही क्रम में बांटी गई थी, जिसे हम लोग सबसे पहले कुल में, फिर उसके बाद ग्राम आता है, फिर ग्राम के बाद 20 आता है, 20 के बाद जन आता है, जन के बाद राष्ट्र आता है। तो सबसे पहले क्या आता है? तो सबसे पहले कुल आएगा, कुल के बाद ग्राम आएगा, ग्राम के बाद 20 आएगा, 20 के बाद जन आएगा और जन के बाद क्या आएगा? राष्ट्र आएगा। तो ग्राम का मुखिया क्या होता है? तो ग्रामणी होता है। ग्राम का मुखिया ग्रामणी और 20 का प्रधान विस्पति होता है। जन के शासक को राजन कहा जाता है। तो जन के शासक को क्या कहा जाता है? तो राजन कहा जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण मुख्य रूप से खेती और पशुपालन व्यापार जैसे कामों के रूप में जाना जाता था? तो उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण था जो मुख्य रूप से खेती के लिए जाना जाता था, पशुपालन के लिए जाना जाता था और व्यापार के लिए? तो कौन सा वर्ग था? तो ये वैश्य वर्ग था। वैश्य वर्ग था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों। वैश्य वर्ग था। फिर इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है कि उत्तर वैदिक काल में वैश्य वर्ग मुख्य रूप से खेती, पशुपालन और व्यापार जैसे काम करता था। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य की सेवा करना शूद्र का काम होता था। तो शूद्र का काम क्या होता था? तो ये ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य की सेवा करना, ये जो कि शूद्र का काम होता था। इस काल में वर्ण व्यवस्था के जन्म के आधार पर निर्धारित होने लगी थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 में कहा जा रहा है कि वैदिक आर्य वैदिक आर्य सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थात 7 नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है। इसका प्राचीन नाम क्या है? तो झेलम नदी का प्राचीन नाम क्या है? ये आप देख सकते हैं 2023 का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। तो झेलम का प्राचीन नाम क्या है? तो वितिस्ता। वितिस्ता ये जो कि झेलम का प्राचीन नाम है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही होगा दोस्तों। फिर उसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि वैदिक आर्य जो कि सप्त सिंधु नामक क्षेत्र में रहते थे, जिसका अर्थ 7 नदियों के द्वारा अपवाहित क्षेत्र है। 7 नदियों में से एक झेलम नदी है, जिसका प्राचीन नाम क्या है? तो वितिस्ता है। प्राचीन नाम वितिस्ता था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली 2 नदियों में से किसके बीच संवाद के रूप में एक भजन है? ये कौन सी नदी है? तो कौन सी नदी है दोस्तों?
तो उस नदी का नाम है ब्यास और सतलज नदी। नदी का क्या नाम है? तो ब्यास और सतलज नदी। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर इसके बाद इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाली दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है। ये नदी कौन सी है? तो ब्यास और सतलज नदी है। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों कि अथर्ववेद कितने खंडों का संग्रह है? अथर्ववेद ये कितने खंडों का संग्रह है? तो ये 15 खंडों का संग्रह है अथर्ववेद। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर इसके बाद इसमें एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि अथर्ववेद 20 खंडों का संग्रह है। 731 सूक्त हैं, लगभग 6000 ऋचाएं हैं। चांदी का उल्लेख सर्वप्रथम इसी में मिलता है। अथर्ववेद में सबसे पहले चांदी का उल्लेख दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस नदी को वैदिक काल में पुरुषनी के नाम से जाना जाता था? तो पुरुषनी के नाम से किसे जाना जाता है वैदिक काल में? इसे रावी नदी को पुरुषनी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। ये भी 2020 का क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल का। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि रावी नदी को वैदिक काल यानी कि ऋग्वेद काल में पुरुषणी के नाम से जाना जाता था। 10 राग युद्ध का उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। यह युद्ध पुरुषणी नदी के तट पर सुदास एवं 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था और रावी नदी हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में रोहताग दर्रे से निकलकर हिमाचल प्रदेश के जम्मू कश्मीर पंजाब से होते हुए पाकिस्तान में चली जाती है। अस्कनी को क्या कहा जाता था? तो अस्कनी को चीनाब के नाम से जाना जाता था और सतुद्री को सतलज के नाम से जाना जाता है और बिपाशा को ब्यास के नाम से जाना जाता है, जो कि ये आधुनिक नाम है इसका। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर है 15 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विद्वान आर्यों के तिब्बत होम थ्योरी से संबंधित है? तो कौन से विद्वान हैं? तो ये दयानंद सरस्वती हैं। दयानंद सरस्वती हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों कि होम थ्योरी का संबंध किस विद्वान से है? तिब्बत के। तो ये दयानंद सरस्वती का संबंध है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि आर्यों के उद्गम स्थान के बारे में कई विचारक प्रचलित हैं। दयानंद सरस्वती आर्यों का उद्गम स्थान तिब्बत को बताया है। मैक्स मुलर ये आर्यों का उद्गम स्थान मध्य एशिया बताया है। फिर गाइड्स और मैकडोनाल्ड ये जो कि आर्यों का उद्गम स्थान दक्षिण पूर्व यूरोप बताया है। और उसके बाद बाल गंगाधर तिलक के द्वारा आर्यों का उद्गम स्थान उत्तरी ध्रुव बताया गया है। ये जो कि कुछ महत्वपूर्ण लोगों के द्वारा उद्गम स्थान बताया गया है आर्यों का। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में कहा जा रहा है कि कुल कितने वेदांग हैं? तो वेदांग की संख्या कुल कितनी है? तो वेदांग की संख्या कुल 6 है। वेदांग की संख्या कितनी है? तो 6 है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला बी वाला राइट होगा। ऑप्शन नंबर इसका बी सही है दोस्तों। वेदांग की संख्या कुल 6 है। कौन कौन से वेदांग हैं आइए जानते हैं लोग, कि ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें दिया गया है कि वेदांग 6 हैं। सबसे पहला है कि शिक्षा, शिक्षा जो कि स्वर शास्त्र, इसे हम लोग नाक के द्वारा समझते हैं। फिर उसके बाद ज्योतिष, ज्योतिष जो कि ज्योतिष शास्त्र, इसे आँख के द्वारा डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद आता है कल्प, कल्प को अनुष्ठान शास्त्र कहा जाता है, इसे हाथ के द्वारा डिनोट किया जाता है। फिर आता है व्याकरण, व्याकरण को व्याकरण शास्त्र कहते हैं, इसे मुख के द्वारा डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों पांचवा है निरुक्ति। पांचवा क्या है? पांचवा निरुक्ति है। निरुक्ति को हम लोग शब्द की उत्पत्ति के अध्ययन यानी कि कान के द्वारा करते हैं। फिर उसके बाद छंद है, छठवां छंद है कविता के छंद, जो कि ये पैर के द्वारा डिनोट किया जाता है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 है। क्वेश्चन नंबर 17 में कहा जा रहा है
कि भारत में वैदिक सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो भारत में वैदिक सभ्यता ये किस नदी के किनारे विकसित हुआ था? तो वैदिक सभ्यता ये कहाँ पे विकसित हुआ था? तो ये सरस्वती नदी के किनारे। कहाँ पे? सरस्वती नदी के किनारे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि भारत में वैदिक सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे विकसित हुई थी। सरस्वती में ऋग्वेद में सरस्वती नदी को नदियों की अग्रवती यानी कि नदियों की माता या वाणी, प्रार्थना एवं कविता की देवी, बुद्ध को तीव्र करने वाली और संगीत की प्रेरणादायी कहा गया है। तो सरस्वती को इतने नामों से जाना जाता है। सरस्वती को नदियों की नदियों नदी को नदियों की अग्रवती कहा जाता है और नदियों की माता कहा जाता है, वाणी कहा जाता है, प्रार्थना एवं कविता की देवी कहा जाता है, बुद्ध को तीव्र करने वाली कहा जाता है सरस्वती को। फिर उसके बाद आता है संगीत की प्रेरणादायी होती हैं, ये इतने नामों से जाना जाता है। सरस्वती नदी ऋग्वेद की सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सरस्वती नदी जो है ये ऋग्वेद के सबसे पवित्र नदी मानी जाती है। इसे नदी तमा नदी तमा का मतलब होता है कि नदियों की माता। नदी तमा का मतलब होता है नदियों की माता कहा जाता है सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी अब राजस्थान के रेगिस्तान में विलीन हो गई है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर, अब इसके बाद आता है महाजनपद के उदय। महाजनपदों का उदय में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं एसएससी सीजीएल में, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर इसमें 18 है दोस्तों कि मगध महाजनपद किस नदी के किनारे घिरा हुआ था? तो मगध महाजनपद ये किस नदी के किनारे घिरा हुआ था? तो ये गंगा और सोन नदी से, गंगा और सोन नदी से महाजनपद मगध ये घिरा हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। फिर इसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मगध चारों ओर से गंगा और सोन नदियों से घिरा हुआ था। ये नदियां जल यातायात, जल आपूर्ति तथा सिंचाई के लिए महत्वपूर्ण नदी मानी जाती है। आधुनिक बिहार में पटना गया जिले के भूभाग पर अवस्थित है। इसकी प्राचीन राजधानी गिरिब्रज थी। तो मगध की प्राचीन राजधानी क्या थी? तो गिरिब्रज थी, जो कि बाद में इसे राजगृह या पाटलिपुत्र बना दिया गया। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 से। क्वेश्चन नंबर 19 में कहा जा रहा है दोस्तों कि वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या थी? तो वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? तो वैशाली है। वज्जी महाजनपद की राजधानी क्या है? तो वैशाली है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कुछ महत्वपूर्ण महाजनपद और उसकी राजधानियों के बारे में दिया गया दोस्तों। आइए देखते हैं हम लोग। इसमें दिया गया है सबसे पहले महाजनपद और राजधानी दी गई है। तो अंग अंग की राजधानी क्या थी? तो चंपा थी। मगध की राजधानी क्या थी? तो राजगृह या पाटलिपुत्र थी। वत्स की राजधानी क्या है? तो कौशाम्बी, ये जो कि वत्स की राजधानी है कौशाम्बी। दोस्तों कौशल की राजधानी क्या है? तो श्रावस्ती। सहेत महत, ये जो कि कौशल की राजधानी है। मल्ल की राजधानी क्या है? तो कुशीनारा या पावा, जो कि ये मल्ल की राजधानी है। अस्मक की राजधानी पोतन है। और उसके बाद आता है दोस्तों, उसके बाद दिया गया है कंबोज। कंबोज की राजधानी क्या है? तो कंबोज की राजधानी हाटक है दोस्तों। कंबोज की राजधानी क्या है? तो कंबोज की राजधानी हाटक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 20 से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 में कहा जा रहा है कि भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महाशक्तियां अस्तित्व में आई थी? तो कितने महाजनपद थे? तो 16 महाजनपद थे। कितने? टोटल 16 महाजनपद थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कपिल वस्तु के लुम्बिनी नामक ग्राम में हुआ था। गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 6वीं से एवं 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व में भारत में 16 महाजनपद शक्तियों का अस्तित्व में आए थे। तो भारत में 16 महाजनपद शक्तियां अस्तित्व में आई थी। आइए देखते हैं उन 16 महाजनपदों को और उनकी राजधानियों के बारे में जाने हैं दोस्तों। 16 महाजनपदों को, जो कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट ये है।
इसमें सबसे पहले महाजनपद दिया गया है और राजधानी दी गई है। तो वत्स की राजधानी क्या है? तो कौशाम्बी है वत्स की राजधानी। काशी की राजधानी क्या है? तो वाराणसी है। अंग की राजधानी क्या है? तो चंपा है। मगध की राजधानी गिरिब्रज या राजगृह है। बज्जी की राजधानी क्या है? तो वैशाली, मिथिला या विदेह है बज्जी की राजधानी। फिर इसके बाद आता है दोस्तों छठवां है कि कौशल की राजधानी क्या है? तो श्रावस्ती कौशल की राजधानी है। अवंती की राजधानी उज्जैन या महिष्मति भी है। मल्ल की राजधानी कुशी, नारा या कुशावती है। पंचाल की राजधानी क्या है? अहिछत्र या काम्पिल्य, ये जो कि पंचाल की राजधानी है। चेदी की राजधानी शक्तिमती या सुक्तिवती है। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ है दोस्तों। मत्स्य की राजधानी क्या है? तो विराट नगर, ये जो कि मत्स्य की राजधानी है। फिर उसके बाद आता है 13 है दोस्तों, 13 गंधार। गंधार की राजधानी क्या है? तो तक्षशिला है। अस्मक की राजधानी पोटन या पोटली है, जो कि ये दक्षिण भारत में है। एक ऐसा ये राजधानी है जो कि ये दक्षिण भारत में है। अस्मक 16 महाजनपदों में ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है सूरसेन। सूरसेन की राजधानी क्या है? तो मथुरा थी। कम्बोज की राजधानी क्या है? तो हाटक या राजपुर, ये जो कि कम्बोज की राजधानी है। तो हम लोगों ने 16 महाजनपद एवं उसकी राजधानियों के बारे में देखा है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा राजशाही राज्यों में एक नहीं है जो कि 7वीं और 6वीं सदी के शुरू में ईसा पूर्व भारत में मौजूद था? तो कौन सा नहीं था? तो ये वैशाली था। वैशाली ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों, वैशाली था। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महाजनपद काल में बज्जी व मल्ल, कुशवंती ऐसे संघ थे जो ऐसे राज्य का शासन राजा के द्वारा न होकर के गढ़ या संघ के द्वारा होता था। दो ऐसे राज्य थे, कौन कौन से थे? तो बज्जी था और मल्ल, ये जो कि यहाँ पे गणतंत्र व्यवस्था थी। सबसे प्राचीन गणतंत्र व्यवस्था यही बज्जी और मल्ल में थी दोस्तों। फिर उसके बाद आता है जबकि महाजनपदों राजाओं के द्वारा शासित होते थे, परंतु परंतु कुछ में अलग प्रकार की शासन व्यवस्था होती थी। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 है। क्वेश्चन नंबर 22 में कहा जा रहा है कि प्राचीन चंपा शहर को किस महाजनपद की राजधानी माना जाता है? तो प्राचीन चंपा शहर को किस जनपद की राजधानी माना जाता है? तो ये था अंग। अंग ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों, अंग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि जो चंपा है, चंपा शहर ये अंग महाजनपद की राजधानी है। फिर उसके बाद आता है मगध का उत्कर्ष। मगध का उत्कर्ष में हम लोग जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं दोस्तों। तो मगध के उत्कर्ष में क्वेश्चन नंबर 23 है कि हर्यक वंश से मगध के पहले शासक थे। तो हर्यक वंश से पहले मगध के शासक कौन थे? तो ये थे बिम्बिसार। बिम्बिसार ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला राइट होगा, बिम्बिसार थे। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हर्यक वंश का संस्थापक बिम्बिसार, जो कि ये मगध की गद्दी पर 544 ईसा पूर्व में बैठा था, वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिम्बिसार ने गिरिब्रज या राजगृह का निर्माण करके अपनी राजधानी बनाया था तथा इसने मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। 492 ईस्वी में मगध की गद्दी पर कौन बैठा था? तो ये अजातशत्रु बैठा था, जो कि अपने पिता की हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु के पिता कौन थे? तो बिम्बिसार थे, इनकी हत्या करके गद्दी पर बैठा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 24 है। क्वेश्चन नंबर 24 है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन नंद वंश का अंतिम शासक था? इसमें बताना है कि नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? तो घनानंद। घनानंद ये जो कि नंद वंश का अंतिम शासक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि नंद वंश का संस्थापक महापदम नंद था, जो कि पुराणों में महापदम नंद को सर्व छात्रांक यानी कि क्षत्रियों को नाश करने वाला कहा गया है। तथा भार्गव, भार्गव का मतलब होता है
परशुराम का अवतार कहा गया है। इसे किसे कहा गया है? तो ये महापद्म नंद को कहा गया है। इसने एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण की थी। ये इम्पोर्टेंट है। महापद्म नंद के द्वारा एकराट और एक छत्र की उपाधि धारण किया गया था। महापद्म के 8 पुत्रों में घनानंद, जो कि ये नंद वंश का अंतिम शासक था। इसी के समय सिकंदर 325 ईसा पूर्व में पश्चिमोत्तर भारत पर आक्रमण किया था और ग्रीक लेखकों ने घनानंद को अग्रमीज कहा है। 322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी थी। तो घनानंद की हत्या करने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा मौर्य वंश का नींव डाला गया था या मौर्य वंश की स्थापना किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 25 है दोस्तों कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु किसका पुत्र था? तो हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु ये किसका पुत्र था? तो ये बिंबिसार का पुत्र था। बिंबिसार का पुत्र था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि हर्यक वंश का शासक अजातशत्रु, जो कि ये बिंबिसार का पुत्र था। अजातशत्रु ने 492 ईस्वी पूर्व में अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर बैठा था। अजातशत्रु का उपनाम कुड़िक था। प्रारंभ में वह जैन धर्म का अनुयायी था, परंतु बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। इसने राजगृह में स्तूपों का निर्माण करवाया था और 483 ईसा पूर्व में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? तो ये अजातशत्रु के द्वारा किया गया था दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 26 है। क्वेश्चन नंबर 26 में कहा रहा है दोस्तों कि राजा अजातशत्रु किस वंश के शासक थे? तो राजा अजातशत्रु ये किस वंश के शासक थे? तो ये हर्यक वंश के शासक थे। किस वंश के? तो हर्यक वंश के शासक थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 27 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27 में कहा जा रहा है कि चौथी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को स्थानांतरित कर दिया गया था। तो कहाँ से कहाँ स्थानांतरित किया गया था? तो ये पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया गया था। मगध की राजधानी पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है, इस एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। सम्राट अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो ये किसके द्वारा किया गया था? ये उदयन के द्वारा किया गया था। पहले राजधानी क्या थी? तो राजगृह थी। उसके बाद उदयन के द्वारा स्थानांतरित करके पाटलिपुत्र राजधानी बनाया गया था और बाद में चंद्रगुप्त मौर्य ने यहाँ साम्राज्य स्थापित कर अपनी राजधानी बनाई थी, जिसे पाटलिपुत्र सत्ता का केंद्र बन गया। फाहियान ने अपने यात्रा वृत्तांत में उसका जीवांत वर्णन किया है और मेगास्थनीज ने पाटलिपुत्र नगर का प्रथम लिखित विवरण दिया है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म और शैव धर्म। इन चारों धर्मों से जितने भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल में अभी तक पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम लोग देखने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम लोग जैन धर्म से संबंधित जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। जैन धर्म से क्वेश्चन नंबर इसमें 28 दिया गया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 में कहा जा रहा है कि जैन धर्म शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जैन धर्म शास्त्र के अनुसार जिन शब्द का क्या अर्थ होता है? तो जिन का मतलब होता है विजेता। जिन का मतलब क्या होता है दोस्तों? तो विजेता होता है। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही होगा। विजेता होता है जिन का मतलब। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन इसके explanation में दिया गया है कि जैन धर्म के अनुसार जिन शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो विजेता होता है। फिर बौद्ध धर्म आता है। दूसरा क्या है? दूसरा बौद्ध धर्म है। बौद्ध धर्म में क्वेश्चन नंबर 29 है दोस्तों कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला थी। तो प्रथम महिला कौन थी बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली? तो ये महाप्रजापति गौतमी। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों कि बौद्ध धर्म में भिक्षुणी बनने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो महाप्रजापति गौतमी, ये जो कि प्रथम भिक्षुणी थी। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महात्मा बुद्ध की मौसी पालनकर्ता यानी कि महाप्रजापति गौतमी पहली महिला थी जिन्होंने प्रिय शिष्य
आनंद के कहने पर भिक्षुड़ी के रूप में चुना गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध ये धर्म ग्रंथ से है? तो ये कौन से धर्म ग्रंथ से है त्रिपिटक? तो ये बौद्ध धर्म से है। किससे है? तो बौद्ध धर्म से है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है, बौद्ध धर्म से संबंध है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 33 है कि सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के कितने वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त की थी? तो कितने वर्ष प्राप्त किया था, कितने वर्ष बाद? तो ये 8 वर्ष बाद प्राप्त किए थे कलिंग पर विजय, जो कि ये सम्राट अशोक के द्वारा कलिंग पर विजय प्राप्त किया गया था। इसमें दिया गया है कि ये आप देख सकते हैं 2023 का ये भी क्वेश्चन है। सम्राट अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग पर विजय प्राप्त किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक ने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था? तो कौन मौर्य शासक थे जिन्होंने कलिंग की लड़ाई के बाद युद्ध करना छोड़ दिए थे? तो उनका नाम क्या था? तो अशोक। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, अशोक उनका नाम था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। फिर इसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि मौर्य वंश के शासक अशोक ने कलिंग के युद्ध के बाद युद्ध करना छोड़ दिया था और बौद्ध धर्म को अंगीकृत यानी कि बौद्ध धर्म अपना लिया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 में कहा जा रहा है कि मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने निम्नलिखित में से किसे पराजित किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किसे पराजित किया गया था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा पराजित किसे किया गया था? तो ये सेल्यूकस निकेटर को, सेल्यूकस निकेटर को। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों, सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। इसी के एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी पूर्व में सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था। सेल्यूकस निकेटर ये सिकंदर का सेनापति था। इसको हराने के बाद निकेटर ने अपनी पुत्री कॉर्नेलिया कॉर्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दी थी तथा हेरात और मकरान ये जो कि दो प्रांत थे ये चंद्रगुप्त मौर्य के दो दिए गए थे। चंद्रगुप्त को को दे दिया गया था ये दो प्रांत। उसके बाद मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज कौन था? तो ये सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो कि ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। और इसकी पुस्तक इंडिका है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? तो इंडिका मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है दोस्तों। ये भी आप देख सकते हैं 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 36 में कहा जा रहा है कि समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या अर्थ है? तो समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या अर्थ होता है? तो समाहर्ता नामक अधिकारी का क्या अर्थ होता है? तो ये होता है कर निर्धारण करना, कर को निर्धारण करता है समाहर्ता अधिकारी। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा, कर को निर्धारण करता है समाहर्ता अधिकारी। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया दोस्तों कि मौर्य काल में राजस्व विभाग का सर्वोच्च अधिकारी समाहर्ता होता था जिसका प्रमुख कार्य निर्धारण करना था। इसके अधीन शुल्काध्यक्ष, सूत्राध्यक्ष, मुद्राध्यक्ष आदि अनेक कर्मचारी के कार्य करते थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अध्ययन से मौर्य साम्राज्य के केंद्र संगठित के संबंध में जानकारी मिलती है। इस काल में शासन के विविध विभाग तीर्थ कहते थे। तो शासन के विविध विभाग को क्या कहते थे? तो तीर्थ कहते थे। जिनकी संख्या कितनी होती थी? तो 18 होती है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो 18 होती है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 37 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 में कहा जा रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में किसके राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईस्वी में पूरे गौरवशाली मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। तो ये किसको उखाड़ उखाड़ के फेंका था? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा कौटिल्य की सहायता से। तो ये नंदों को ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों, नंदों को। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य की सहायता से मगध में
नंदों के साम्राज्य को उखाड़ फेंका और 322 ईसा पूर्व में गौरवशाली साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है दोस्तों कि सेलुडर्स और मौर्य युद्ध में सेल्यूकस ने निम्नलिखित में से किस मौर्य शासक के विरुद्ध लड़ा था? तो उनका क्या नाम था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस के बीच युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि सेल्यूकस और मौर्य युद्ध में सेल्यूकस निकेटर ने चंद्रगुप्त मौर्य के विरुद्ध युद्ध लड़ा था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 39 है कि गुजरात में झील वस्तुतः एक कृत्रिम जलाशय है जो कि मौर्य शासक के द्वारा बनवाई गई थी। ये कौन सी झील है जो कि मौर्य शासक के द्वारा बनवाई गई थी? ये सुदर्शन झील है। कौन सी झील है? तो सुदर्शन झील, ये जो कि मौर्य शासक के द्वारा बनवाया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ये 2020 का क्वेश्चन है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि सुदर्शन झील इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें कई शासक के द्वारा इसका निर्माण किया गया है और इसकी मरम्मत करवाई गई है। इसमें दिया गया है कि सुदर्शन झील गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित है। तो सबसे पहले सुदर्शन झील कहाँ है? ये गुजरात के गिरनार क्षेत्र में स्थित है। इस झील का निर्माण मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से उनके गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्यगुप्त वैश्य के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? तो ये पुष्यगुप्त वैश्य, ये जो कि राज्यपाल थे गिरनार में, ये चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर सुदर्शन झील का निर्माण करवाए थे। फिर आता है सम्राट अशोक के महात्यम तुसात, ये जो कि इस झील का पुनर्निर्माण करवाया था और उसे मजबूती प्रदान की थी। फिर बाद में स्कंदगुप्त ने बड़ी उदारता के साथ धन खर्चा किया और इस झील पर एक बांध का निर्माण करवाया था। फिर उसके बाद आता है इसमें एक शासक और है दोस्तों। इसमें एक शासक है कि जूनागढ़ के शासक हैं जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन द्वारा सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण का उल्लेख भी मिलता है। इसमें और कौन शासक है? तो रुद्रदामन है। ये जो कि जूनागढ़ अभिलेख से मिलता है। इन्होंने सुदर्शन झील के पुनर्निर्माण के लिए पैसा दिया था दान में। फिर उसके बाद आता है मौर्योत्तर साम्राज्य। मौर्योत्तर साम्राज्य से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 40 है मौर्योत्तर साम्राज्य में कि पुष्यमित्र जो कि अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ का सेनापति था, ने राजा की हत्या कर दी और एक नए राजवंश की स्थापना की। निम्नलिखित में से उस राजवंश का क्या नाम है? उस राजवंश का नाम है शुंग वंश। पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका पहला सही है। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ का सेनापति था। इसने बृहद्रथ को मार करके शुंग वंश की नींव डाली थी। इसने 2 अश्वमेध यज्ञ किए जिनकी जानकारी अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। तो इनकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये अयोध्या अभिलेख से प्राप्त होती है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 41 है। क्वेश्चन नंबर 41 है दोस्तों कि कौन सा कुषाण शासक इतिहास में बौद्ध धर्म के महान संरक्षक के रूप में प्रसिद्ध है, जिन्होंने चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया था? तो कौन से शासक है जिनके द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था? तो ये है कनिष्क। कनिष्क ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों, कनिष्क। आप देख सकते हैं ये 2023 का क्वेश्चन है, फोर्थ शिफ्ट का। फिर इसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों, ये जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये संगीति दी गई है, अध्यक्ष दिया गया है और शासनकाल और स्थान दिया गया है। तो आइए देखते हैं हम सबसे पहले बुद्ध संगीति, स्थान, शासनकाल और अध्यक्ष। प्रथम बौद्ध संगीति ये 483 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान कहाँ था? तो राजगृह स्थान था। किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। अजातशत्रु जो कि ये हर्यक वंश के शासक थे। और अध्यक्षता कौन इसमें किया था? तो महाकश्यप के द्वारा अध्यक्षता किया गया था दोस्तों। फिर उसके बाद आता है द्वितीय बौद्ध संगीति। द्वितीय बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुआ था। स्थान क्या है? तो वैशाली है। शासनकाल किसके में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था।
कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। ये सुशुनाग वंश का शासक है और इसके अध्यक्ष कौन थे? तो सवा कामी है, जो कि ये सवा कमीर भी कहा जाता है इनको। फिर उसके बाद आता है तृतीय बौद्ध संगीति, 251 ईसा पूर्व में हुआ था और ये पाटलिपुत्र स्थान पे हुआ था। इसके किसके शासनकाल में हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में हुआ था। अशोक जो कि ये मौर्य वंश के शासक हैं और अध्यक्षता ये मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा की गई थी। अशोक के शासन में किसकी अध्यक्षता की थी? तो मोगली पुत्र तिस्य की अध्यक्षता की गई थी। फिर उसके बाद आता है चतुर्थ बौद्ध संगीति। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कश्मीर कुंडल वन में हुआ था। इसकी इस समय शासक कनिष्क थे। ये कुषाण वंश के थे और अध्यक्ष कौन थे? तो वासुमित्र अध्यक्ष थे, अश्वघोष इसमें उपाध्यक्ष थे। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42 है कि विक्रम संवत कब आरंभ हुआ था? तो विक्रम संवत ये कब आरंभ हुआ था? तो ये 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था विक्रम संवत। विक्रम संवत 57 ईसा पूर्व में आरंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मालवा के शासक विक्रमादित्य ने शकों को पराजित करने के उपलक्ष्य में 57 ईसा पूर्व में विक्रम संवत को प्रचलित करवाया था। विक्रम संवत के कृत संवत या मालवा संवत भी कहा जाता है। इसे कृत संवत या मालवा संवत के नाम से विक्रम संवत को जाना जाता है। इसमें दिया गया है कि विक्रम संवत शक संवत जो कि 78 ईसा पूर्व में कुषाणों के शासक कनिष्क के द्वारा प्रारंभ किया था, जबकि 319 ईसा पूर्व में गुप्त शासक चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त वंश का प्रारंभ किया गया था। गुप्त संवत प्रारंभ किया गया था। फिर उसके बाद आता है दोस्तों फिर उसके बाद गुप्त साम्राज्य आता है। गुप्त साम्राज्य से क्वेश्चन नंबर इसमें 43 पूछा गया है। वाटाकक वंश का सीधा संबंध किस गुप्त सम्राट से था? तो वाकाटक वंश का सीधा संबंध ये किस गुप्त साम्राज्य से था? तो ये चंद्रगुप्त सेकंड विक्रमादित्य के नाम से जाना जाता है चंद्रगुप्त सेकंड को। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि वाकाटक वंश की स्थापना 255 ईसा पूर्व में विंध्य शक्ति ने की थी। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक राजा प्रवरसेन प्रथम था। अपने शासनकाल में उसने सम्राट की उपाधि धारण की तथा 4 अश्वमेघ यज्ञों का आयोजन किया था और वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय का विवाह गुप्त वंश के शासक समुद्रगुप्त की पौत्री तथा चंद्रगुप्त की द्वितीय पुत्री प्रभावती गुप्त के साथ हुआ था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 44 में कहा जा रहा है कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर कौन सा था? तो प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह कौन सा था? तो ये ताम्रलिप्ति ये जो कि प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों। ये 2022 का क्वेश्चन है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि ताम्रलिप्ति प्राचीन भारत का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह शहर था, जो कि ये पश्चिम बंगाल के मिदनापुर जिले में तामलुक नामक स्थान ही प्राचीन समय में ताम्रलिप्ति के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। फिर इसके बाद आता है इसमें गुप्त में जावा, सुमात्रा, दक्षिण पूर्वी देशों के साथ सिंहली के लिए दक्षिण पूर्व देशों के सिंहली के लिए व्यापार जहां से यहाँ आते जाते थे और यहाँ एक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र था। फाहियान, होनसेंग, हिसिंग आदि ने यहाँ आकर के अध्ययन किया था। फिर के बाद आता है क्वेश्चन नंबर 45 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 45 में कहा जा रहा है कि गुप्त शासकों ने किस नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल करने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था? तो कौन सा कर था? तो ये था हलीवकर कर। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा। हलीवकर कर था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि गुप्त शासकों ने हलीवकर या हलदंड नामक नाम का जुर्माना लगाया था, जो कि हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला हल कर था। आर्थिक उपयोगिता के आधार पर गुप्त काल निम्नलिखित प्रकार की भूमि कर लगाई गई थी। इसमें दिया गया है क्षेत्र
जो कि ये कृषि करने के योग्य की भूमि थी। वास्तु, ये जो कि वास करने की योग्य की भूमि थी। सारा, ये पशुओं के चारा योग्य भूमि थी। खिल, ऐसी भूमि जो जोते जोतने योग्य नहीं होती थी, उसे क्या कहते थे? तो खिल्ल उसे कहा जाता था। जो जोतने योग्य नहीं होता था, उसे खिल्ल कहा जाता था। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है अप्रहत। अप्रहत ऐसी भूमि होती थी जो जंगली होती थी। अप्रहत क्या होता था? तो ये जंगली भूमि होती थी। फिर उसके बाद आता है दोस्तों गुप्तोत्तर साम्राज्य। गुप्तोत्तर साम्राज्य, इसमें क्वेश्चन नंबर 46 है कि हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो कौन से चीनी यात्री थे जो कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत में यात्रा किए थे? तो ये चीनी यात्री का नाम था वेन सांग। वेन सांग, ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। वेन सांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में यात्रा किया था। ये जो कि एक चीनी यात्री थे। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों। एक्सप्लेनेशन में इसके कहा जा रहा है कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत 629 से लेकर के 45 ईस्वी में आया था। वह भारत में 16 वर्षों तक शासन किया, 16 वर्षों तक रहा था तथा बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया था। ह्वेनसांग का भ्रमण वृत्तांत सी यू की है। तो ह्वेनसांग का पुस्तक का क्या नाम है? तो सी यू की है। ये जो कि चीन से आने वाले अन्य यात्री फाहियान थे। चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय के विक्रमादित्य के समय में आए थे और सुंगयुंग व इसिंग जो कि 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 47 है। क्वेश्चन नंबर 47 है दोस्तों। 47 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस शासक के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? तो किसके शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग भारत आया था? तो ये हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। किसके? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है। सम्राट हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री ह्वेनसांग जो कि 629 से 645 ईस्वी में भारत ये आया था। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 48 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 में कहा जा रहा है कि हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है जो कि उसके दरबारी कवि किसके द्वारा संस्कृत में रचित की गई थी? तो ये बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत में रचा गया था। ये जो कि हर्षवर्धन की जीवनी है। इसमें दिया गया है कि हर्षचरित्र कन्नौज के शासक हर्षवर्धन की जीवनी है। उसके दरबारी कवि बाणभट्ट के द्वारा संस्कृत में इसे रचित है। जो कि इसका उनका दूसरा ग्रंथ कौन सा है? तो कादम्बरी उनका दूसरा ग्रंथ है जिसे दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। तो कादम्बरी ये जो कि दुनिया का पहला उपन्यास माना जाता है। फिर उसके बाद आता है कि कादम्बरी कादम्बरी पूर्ण होने से पहले ही बाणभट्ट की मृत्यु हो गई थी तथा इस उपन्यास को बाद में उनके पुत्र भूषण भूषण भट्ट ने पूरा किया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 49 में कहा जा रहा है कि राजा हर्षवर्धन ने अपने भाई की मृत्यु के बाद थानेश्वर और कन्नौज के सिंहासन पर प्रभुत्व स्थापित किया था। तो किसकी मृत्यु के बाद राजा हर्षवर्धन ने कन्नौज और थानेश्वर में प्रभुत्व स्थापित किया था? ये थे कौन थे? तो ये राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद किए थे। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही दोस्तों। राज्यवर्धन के मृत्यु के बाद इन्होंने थानेश्वर और कन्नौज में सिंहासन प्राप्त किया था। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि हर्षवर्धन के पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु 605 ईस्वी में हुई थी। इसके बाद हर्षवर्धन बड़ा भाई था और राज्यवर्धन राजा हुआ। परंतु मालवा नरेश देवगुप्त और गौड़ नरेश शशांक की दुर्भिक्षिधि के कारण वह मारा गया और हर्षवर्धन 606 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और अपनी बहन राज्यश्री का विंध्यवटी से उद्धार किया तथा थानेश्वर को अपने राज्य में विलय किया। देवगुप्त को मालवा से छीन लिया और शशांक गौड़ को भगा दिया। हर्ष को साहित्यकार का सम्राट कहा जाता है। तो हर्ष को साहित्यकार का सम्राट कहा जाता है क्योंकि उसने 3 नाटक प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद की रचना की थी। तो हर्षवर्धन ने 3 नाटक की रचना की थी जिसमें से प्रियदर्शिका है, रत्नावली है और नागानंद। ये जो कि 3
क्या हैं उनकी? 3 उनकी रचनाएँ हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 50 है दोस्तों, कि किसके शासनकाल में चीनी यात्री व्हेन-सांग भारत आए थे? तो किसके शासनकाल में चीनी यात्री व्हेन-सांग भारत आए थे? तो ये आए थे हर्षवर्धन के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है दोस्तों कि ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत 629 से लेकर के 645 तक ये रहा था। वह भारत 16 वर्षों तक रहा था। बिहार के नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण किया। ह्वेनसांग भ्रमण वृत्तांत सीयूकी है, सीयूकी नाम से प्रसिद्ध है। चीन से आने वाले अन्य प्रमुख यात्री फाहियान, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य के समय में सुंगयुंग व इसिंग, जो कि ये 7वीं शताब्दी में भारत आए थे। फिर उसके बाद दोस्तों आता है दक्षिण भारतीय राजवंश। दक्षिण भारतीय राजवंश से जितने भी क्वेश्चन एसएससी सीजीएल पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। आप देख सकते हैं 2023 का ये क्वेश्चन है। इसमें अधिकतर 2023, 22 और 20 का ही क्वेश्चन है। इसके क्वेश्चन नंबर 51 है दोस्तों, कि चोल प्रशासन में गाँवों में सदन होती थी, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों द्वारा बसाई गई थी। तो चोल प्रशासन में गाँव में सदन होती थी, जो मुख्य रूप से ब्राह्मणों के द्वारा बसाई गई थी। तो उसका क्या नाम था? उसका सभा नाम था। क्या नाम था? तो सभा नाम था। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा, सभा उसका नाम था। फिर इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि चोल अभिलेखों में मोटे तौर पर 3 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख प्राप्त होता है। वे हैं उर है, वे कौन-कौन से हैं? तो उर है, सभा है, महासभा है और नगरम है। महासभा या महासभा, सभा या महासभा गांव के वरिष्ठ ब्राह्मण जिन्हें अग्रहार कहा जाता था, उसकी सभा भी, अर्थात यह मूल रूप से ब्राह्मणों की बस्तियों की संस्था थी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 52 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 52 में कहा जा रहा है कि सभा और उर 2 प्रकार की ग्राम सभाओं का उल्लेख निम्नलिखित में से किस राजवंश में है? तो सभा और उर ये किस राजवंश में है? तो ये चोल राजवंश में है, चोल राजवंश में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि सभा और उर 2 प्रकार की सभाएं हैं, जो कि ये ग्राम सभाओं का उल्लेख करती हैं। ये चोल राजवंश में है। ये स्थानीय स्वशासन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी। सबसे पहले ग्रामीण यानी कि गाँव का साक्ष्य, गाँव की प्रशासन का साक्ष्य किस काल में मिलता है? तो ये चोल काल में मिलता है। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि उर्वर ये जो कि सर्वसाधारण लोगों की समिति थी, जिसका कार्य होता था कि सार्वजनिक कल्याण के लिए तालाबों और बगीचों के निर्माण हेतु गांव की भूमि का अधिग्रहण करना। यह सभा वरिनियम नामक की समितियों के द्वारा अपने कार्य को संचालित करती थी। फिर उसके बाद आता है फिर उसके बाद आता है दोस्तों, फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि सीमावर्ती राजवंश पाल, सेन, कश्मीर और कामरूप, इनसे क्वेश्चन नंबर 53 में इनसे क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 में इसमें कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजेश्वर निम्नलिखित में से किसके प्रति ये राजा के दरबार में कवि थे? तो किस प्रतिहार राजा के दरबार में ये कवि थे? तो ये महेंद्र पाल के दरबार में कवि थे, महेंद्र पाल। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। इसमें कहा जा रहा है कि प्रसिद्ध कवि और नाटककार राजशेखर निम्नलिखित में से किस प्रतिहार राजा के दरबार में ये दरबारी कवि थे? तो ये महेंद्र पाल के दरबार में दरबारी कवि थे। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि प्रसिद्ध कवि एवं नाटककार राजशेखर प्रतिहार राजा महेंद्र पाल, जो कि 890 से लेकर के 910 ईस्वी के दरबारी कवि थे। राजशेखर ने अपनी रचनाओं में महेंद्र पाल का वर्णन किया। निर्भय राज और निर्भय नरेंद्र के रूप में किया है। इनकी प्रसिद्ध कृति कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा और बाल रामायण है। ये जो कि इनकी प्रमुख कृति है। फिर इसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 54 है कि निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना
पाल ने की थी। तो कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक के द्वारा किया गया था? तो ये विक्रमशिला, विक्रमशिला ऑप्शन नंबर इसका बी वाला राइट होगा दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन दिया है दोस्तों कि बिहार प्रांत के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति ये का शिक्षा केंद्र रहा। इसकी स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने करवाई थी। धर्मपाल की शासनकाल कब से है? तो 775 से लेकर के 800 ईस्वी तक है। धर्मपाल के उत्तराधिकारी 13वीं शताब्दी में इसे राजकीय संरक्षण प्रदान करते रहे। परिणाम स्वरूप विक्रमशिला लगभग 4 शताब्दियों से भी अधिक समय तक अंतर्राष्ट्रीय ख्याति का विश्वविद्यालय बना रहा। विश्वविद्यालय में अध्ययन के विशेष रूप से या विशेष व्याकरण, इसमें कौन-कौन से थे? विशेष व्याकरण था, इसके बाद आता है तर्कशास्त्र था, मीमांसा था, तंत्र आदि इसमें अध्ययन करवाए जाते थे। ये मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने 1193 के आसपास इसे नष्ट कर दिया तथा वर्तमान में विश्वविद्यालय के भग्नावशेष बचे हुए हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 55 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 55 में कहा जा रहा है कि भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो भारत के किस क्षेत्र में कामरूप एक प्राचीन नाम है? तो ये असम का है। असम का जो कि ये प्राचीन नाम है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। आधुनिक आसाम असम का प्राचीन नाम कामरूप है। तो आधुनिक असम का प्राचीन नाम क्या है? तो कामरूप है। कामरूप को प्राग्ञ ज्योतिषपुर के नाम से भी पुकारा गया है, जो कि वर्मन वंश की राजधानी है। वर्मन वंश की ये राजधानी भी है। फिर इसके बाद आता है राजपूत काल। फिर इसके बाद आता है दोस्तों राजपूत काल। राजपूत काल में क्वेश्चन नंबर 56 है। राजपूत काल में इसमें दिया गया है राजपूत काल में कि जब हार निश्चित हो जाती थी तो पुरुषों को साका यानी कि शक नाम एक अनुष्ठान कराना होता था, जो कि उनकी अंतिम लड़ाई थी, जिसे वे आपस में नहीं आ सकते। तो ये कौन थे? ये राजपूत थे। राजपूत थे। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों। ये राजपूत थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही है। फिर उसके बाद आता है इसमें इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि साका और जौहर प्रथाएं जो कि राजपूतों में प्रचलित थी। साका अनुष्ठान पुरुषों और जौहर अनुष्ठान राजपूत महिलाओं के द्वारा किया जाता था। जब हार निश्चित हो जाती थी तो राजपूत पुरुषों को साका यानी कि शक नामक एक अनुष्ठान कराना होता था, जो कि अंतिम लड़ाई थी, जिसे वे वापस नहीं आ सकते थे। और यह जौहर होने के एक दिन के बाद किया जाता था, जिसमें योद्धा केसरी रंग की पगड़ी पहनकर मैदान में उतरते थे, जो कि ये भारतीय संस्कृति में बलिदान का प्रतीक है। तो केसरी रंग क्या है? ये भारतीय संस्कृति में बलिदान का प्रतीक था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 57 कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे? तो इसमें बताना है कि प्रतिहार वंश के महानतम शासक कौन थे? तो ये थे महिर भोज। महिर भोज ये जो कि प्रतिहार वंश के महानतम शासक थे। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों, इसके एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि महिर भोज या भोज प्रथम 836 से लेकर के 885 ईस्वी तक इसने शासन किया था। ये प्रतिहार साम्राज्य के लिए स्वर्ण काल माना गया है। महिर भोज वैष्णव धर्म का अनुयायी था। उसने आदि वराह तथा प्रभास जैसी उपाधियां धारण की थी, जो उसके द्वारा चलाए गए चांदी के रुद्रम सिक्कों पर किसी भी अंकित है। परमार शासक भोज की मृत्यु पर कहा जाता है अध्यधारा, निराधारा, निरालंबा, सरस्वती, पंडित खंडवत, जो कि सर्वे भोज राजे द्विगंते, ये सभी इसमें कहे गए हैं। फिर इसके बाद आता है दोस्तों, फिर इसके बाद आता है अरबों के आक्रमण। अरबों के आक्रमण से क्वेश्चन पूछे गए हैं। इनसे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है 1026 ईस्वी पूर्व में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने की थी? तो 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पे
हमला और लूटपाट ये किसके द्वारा किया गया था? तो ये महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही दोस्तों, महमूद गजनवी के द्वारा किया गया था। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महमूद गजनवी यामनी वंश के तुर्क सरदार गजनवी के शासक सुबुकुद्दीन का पुत्र था। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया। सबसे चर्चित आक्रमण सोमनाथ मंदिर, ये जो कि कहाँ पे है? तो सौराष्ट्र में है। सोमनाथ मंदिर ये गुजरात में पड़ता है। 1025 से लेकर के 1026 ईस्वी में इस मंदिर की लूटपाट की करीब 20 लाख रुपए की दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। 20 लाख की दीनार की संपत्ति हाथ लगी थी। फिर उसके बाद आता है प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य। प्राचीन भारतीय कला एवं साहित्य से इसमें सबसे पहले हम लोग स्थापत्य कला के जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों को देखते हैं। तो स्थापत्य कला में सबसे इसमें क्वेश्चन नंबर 59 है कि मौर्य स्तंभ शीर्ष में पाया गया जिसे सिंह शीर्ष यानी कि लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है, तो कौन सा है? तो ये सारनाथ है। सारनाथ ऑप्शन नंबर इसका डी वाला राइट होगा दोस्तों, सारनाथ। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि मौर्य स्तंभ शीर्ष जो कि सारनाथ में पाया गया है जिसे सिंह शीर्ष या लायन कैपिटल के नाम से जाना जाता है। मूल स्तंभ में शीर्ष पर 4 सिंह हैं जो कि एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे हुए हैं। इसके नीचे एक चित्र वल्ली में एक हाथी, चौकड़ी, उभरता हुआ एक घोड़ा, फिर उसके बाद एक सांड और एक सिंह की उभरती हुई मूर्ति दिखाई गई है। इसके बीच में बने चक्र एक ही पत्थर के काट करके बनाए गए इस सिंह के स्तंभ के ऊपर धर्म चक्र रखा हुआ है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में कहा जा रहा है दोस्तों कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच अवधि से संबंधित वह स्थान है जो कि बौद्ध काल और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। तो कौन सी बौद्ध कला है दोस्तों जो कि उत्कृष्ट नमूने के लिए फेमस है? उसका नाम क्या है? उसका नाम है कि ये सांची का स्तूप। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा दोस्तों, सांची। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है, सांची। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व और 12वीं शताब्दी ईसा पूर्व के बीच की अवधि से संबंधित वह स्थान सांची है जो कि बौद्ध कला और वास्तुकला के उत्कृष्ट नमूने के लिए प्रसिद्ध है। सांची ये मध्य प्रदेश राज्य के रायसेन जिले में बेतवा नदी के तट पर स्थित एक छोटा सा गांव है दोस्तों। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 61 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 में कहा जा रहा है कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा मंदिर किस धर्म से संबंधित है? तो दिलवाड़ा मंदिर ये किस धर्म से संबंधित है? तो ये जैन धर्म से संबंधित है। किस धर्म से? तो जैन धर्म से संबंधित है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि राजस्थान के माउंट आबू में स्थित दिलवाड़ा जो कि ये प्रसिद्ध मंदिर है जैन धर्म का, इस मंदिर का निर्माण सोलंकी शासक भीम देव प्रथम के मंत्री बिमल शाह ने वास्तुपाल और तेजपाल से संगमरमर का बनवाया था। इस मंदिर का गर्भगृह में ऋषभ देव की यानी कि ऋषभ देव आदि देव की मूर्ति है जिनकी आंखें किसकी है? तो हीरे की है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 62 में कहा जा रहा है कि महाबलीपुरम मंदिर जो कि महाबलीपुरम स्थित एकास्मिक शैली मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो इसका नाम है रथ। तो महाबलीपुरम स्थित एकास्मिक शैल मंदिरों का प्रसिद्ध नाम क्या है? तो रथ है। ऑप्शन नंबर इसका पहला वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि महाबलीपुरम में बने एकाश में से शैलों से मंदिरों को रथ नाम दिया गया है। इसमें पंच पांडव रथ युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव तथा द्रौपदी रथ का विशेष उल्लेखनीय है। इसका निर्माण पल्लव वंशीय शासक नरसिंह वर्मन प्रथम मामल्ल के द्वारा किया गया था। मामल की उपाधि के कारण इसे शैली में इसका नाम मामल शैली भी पड़ गया था।
इसमें धर्मराज रथ सबसे बड़ा एवं आकर्षक है, जबकि द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। धर्मराज रथ को द्रविड़ शैली का अग्रदूत कहा जाता है। तो धर्मराज रथ क्या कहा जाता है? तो इसको द्रविड़ शैली का अग्रदूत माना जाता है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर 63 कहा जा रहा है कि कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का सुप्रसिद्ध विष्णु मंदिर किसने बनवाया था? तो ये सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया गया था? तो सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा बनवाया गया था। ये जो कि कहाँ पे स्थित है? तो अंकोर वाट सॉरी कंबोडिया में स्थित है। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण कंबोडिया के शासक सूर्यवर्मन सेकंड के द्वारा 12वीं शताब्दी में बनवाया गया था। इसकी राजधानी यशोधरापुर है। यह मंदिर विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर, जो कि ये विष्णु का मंदिर है, विष्णु देवता का मंदिर है। ये विश्व का सबसे बड़ा मंदिर है। फिर उसके बाद आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 64 है। क्वेश्चन नंबर 64 में कहा जा है कि बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी इसमें स्थित है। तो कहाँ स्थित है? ये सभी उड़ीसा में स्थित है। ये सभी बिरजा मंदिर, राजरानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर ये सभी उड़ीसा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है, इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि बिरजा मंदिर, राज रानी मंदिर और समलेश्वरी मंदिर सभी उड़ीसा राज्य में स्थित हैं। उड़ीसा के अन्य मंदिरों में पुरी का जगन्नाथ मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो कि ये विश्व प्रसिद्ध है। आधुनिक उड़ीसा राज्य की स्थापना 1 अप्रैल 1936 को भारत के एक राज्य के रूप में हुई है। क्वेश्चन नंबर इसमें 65 दिया गया है दोस्तों। महाबलीपुरम में 5 रथों में से 4 रथ धर्मराज रथ, जिसे युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और नकुल सहदेव रथ, ये 5 रथों का क्या नाम है? इन 5 रथों का नाम है द्रौपदी रथ। द्रौपदी रथ है ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही दोस्तों, द्रौपदी रथ है। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि महाभारत के पात्रों के नामों पर पल्लव वंशी राजाओं ने 7वीं शताब्दी में राजा महेंद्र वर्मन तथा उनके पुत्र नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से लेकर के 668 ईस्वी ने सप्त रथों का निर्माण करवाया था, जो कि निम्न है। पहला है इसमें धर्मराज रथ, ये युधिष्ठिर रथ के नाम से जाना जाता है। दूसरा इसमें भीम रथ है, तीसरा अर्जुन रथ है, चौथा नकुल सहदेव रथ है और पांचवा कौन सा है? तो द्रौपदी रथ है। फिर उसके बाद छठवां गणेश रथ है और सातवां पाडरी ग्राम्य देवी रथ है और आठवां वैलिय कुंटे वैलिय कुंटे रथ है आठवां। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 66 में कहा जा रहा है कि धर्मराज रथ का स्मारक कहाँ स्थित है? तो धर्मराज रथ का स्मारक ये कहाँ पे है? तो महाबलीपुरम में है। महाबलीपुरम में है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, महाबलीपुरम, जो कि ये 2020 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि धर्मराज रथ तमिलनाडु राज्य के महाबलीपुरम के दक्षिण सिरे में स्थित है। महाबलीपुरम में 8 रथ हैं, जिसमें से 5 रथ को महाभारत के पात्र 5 पांडव और 1 द्रौपदी के नाम पर रखा गया है। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि इन पांचों रथों को धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल रथ और सहदेव रथ कहते हैं। इनका निर्माण बौद्ध और विशाल शैली में चैत्य अनुसार के लिए किया गया है। इन रथों का निर्माण 7वीं शताब्दी में पल्लव राजा के द्वारा करवाया गया था। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर, इसमें सेकंड है प्राचीन काल का साहित्य। प्राचीन काल का साहित्य से क्वेश्चन, इतने क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी के क्वेश्चनों को देखते हैं दोस्तों। इसमें दिया गया है सबसे पहले कि निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रोमन लेखक वरिष्ठ प्लिनी के द्वारा लिखी गई थी? तो प्लिनी के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है, जो कि ये रोमन लेखक है? इनके द्वारा नेचुरल हिस्ट्री, कौन सी पुस्तक है? तो नेचुरल हिस्ट्री है, प्लिनी के द्वारा लिखी गई। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है, नेचुरल हिस्ट्री। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है दोस्तों कि इस पुस्तक में दिया गया है कुछ लेखक हैं और कुछ पुस्तकें हैं। नेचुरल हिस्ट्री
ये जो कि प्लिनी के द्वारा लिखी गई है। इंडिका ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है। जियोग्राफिका ये स्ट्रैबो के द्वारा लिखा गया है। पेरिप्लस ऑफ द इथियन सी ये अज्ञात व्यक्ति हैं, ये अज्ञात लेखक है, इनके द्वारा लिखा गया है। अज्ञात इनका नाम ही है, अज्ञात लेखक नहीं, अज्ञात इनका नाम ही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 68 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 68 में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने इंडिका लिखित थी, जिसमें मौर्य राजवंश के शासन के समय भारत का वर्णन किया गया है। तो इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये मेगास्थनीज के द्वारा लिखा गया है इंडिका। ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है। ये 2023 का क्वेश्चन है दोस्तों। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि मेगास्थनीज द्वारा लिखित पुस्तक इंडिका में मौर्य वंश के शासन के समय का भारत का वर्णन किया गया है। टालमी ने भूगोल, प्लिनी का नेचुरल हिस्टोरिका की प्रमुख पहली शताब्दी के प्रमुख लेखक हैं। लगभग इसी समय स्ट्रेबो ने जियोग्राफिका की रचना की थी। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भारतीय समाज के कितने वर्गों में बांटा गया था। तो भारतीय समाज को 7 वर्गों में बांटा गया था। ये जो कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में वर्णित किया गया है मेगास्थनीज के द्वारा। इसके एक्सप्लेनेशन में दिया गया है दोस्तों कि इंडिका जो कि ये ग्रीक का राजदूत मेगास्थनीज के द्वारा एक पुस्तक है। इस पुस्तक में मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया था। इसमें ग्रीक शासक सेल्यूकस द्वारा मेगास्थनीज को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। फिर उसके बाद आता है, इसमें दिया गया है कि मेगास्थनीज क्या थे, तो ये मौर्य साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र में रहा और अपने प्रवास के दौरान इंडिका नामक एक पुस्तक लिखी थी और यह भारतीय इतिहास जानने का महत्वपूर्ण स्रोत भी माना जाता है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 70 है कि निम्नलिखित में से किस शास्त्र में भारतनाट्यम की सिद्धांत नींव पाई गई है। भरतनाट्यम की सिद्धांत नींव किसमें पाई गई है, तो ये पाया गया है नाट्य शास्त्र में। नाट्य शास्त्र में ऑप्शन नंबर इसका बी वाला सही है दोस्तों, नाट्य शास्त्र इसका राइट आंसर होगा। फिर उसके बाद इसमें दिया गया है कि नाट्य शास्त्र में भरतनाट्यम की सिद्धांत जो कि ये सैद्धांतिक नींव पाई जाती है। नाट्य शास्त्र की रचना भरत मुनि ने 200 ईसा पूर्व से लेकर के 200 ईसा पूर्व के बीच किया था। इसे पांचवा वेद भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो पांचवा वेद के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 71 है कि प्राचीन भारत पाठ्य राज तरंगड़ी की किसकी कृति है। तो राज तरंगड़ी ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। राज तरंगड़ी कल्हड़ के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन नंबर इसका सी वाला सही है दोस्तों। फिर उसके बाद आता है इसके फिर उसके बाद इसमें दिया गया है एक्सप्लेनेशन में कि राज तरंगड़ी कल्हड़ के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जिसकी रचना 1048 से लेकर के 1050 ईस्वी के बीच हुई है। कश्मीर के इतिहास पर आधारित इस ग्रंथ की रचना कल्हड़ ने 11 अन्य ग्रंथों का भी सहयोग लिया है, जिसमें अब केवल नीलमत पुराण ही है उपलब्ध है। बाण भट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था। इसने हर्षचरित्र एवं कादम्बरी नामक पुस्तक की रचना की है। फिर क्वेश्चन नंबर 72 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 72 कहा रहा है कि संस्कृत विद्वान पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी से संबंधित एक पुस्तक कौन सी है, तो उसका नाम है व्याकरण। व्याकरण ये जो कि संस्कृत में लिखा गया पुस्तक है। ये इसके लेखक कौन है, तो ये पाणिनि है। तो अष्टाध्यायी ऑप्शन नंबर इसका सी वाला राइट होगा। संस्कृत विद्वान पाणिनि के द्वारा लिखित अष्टाध्यायी व्याकरण से संबंधित एक पुस्तक है। ये व्याकरण से संबंधित एक पुस्तक है। फिर क्वेश्चन नंबर 73 है। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों कि प्राचीन भारत के निम्नलिखित में से किस ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था। तो मीमांसा सूत्र ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये जैमिनी के द्वारा लिखा गया है। जैमिनी के द्वारा ऑप्शन नंबर इसका डी वाला सही है। प्राचीन भारत के जैमिनी ऋषि ने मीमांसा सूत्र लिखा था। मीमांसा सूत्र मीमांसा दर्शन का आधारभूत ग्रंथ है ये। तो हम लोगों ने प्राचीन इतिहास को पूरा कर लिया है दोस्तों। इसके बाद हम लोग मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। तो इसके आगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आधुनिक इतिहास को पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।